नमस्कार, मैं अपूर्वा सिंह हाजिर हूं लेकर बड़ी बहस। 2027 में होने वाली जनजातीय जनगणना की अधिसूचना जारी होते ही देश की सियासत में मानो विस्फोट हो गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने इस ऐतिहासिक कदम के जरिए न सिर्फ आंकड़ों की पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, बल्कि विपक्ष की नींद भी उड़ा दी है। लेकिन असली सवाल यह है कि जो जातीय जनगणना की वकालत के दावे करते थे, वही अब क्यों खामोश हैं या बौखलाए क्यों दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कहा कि ओबीसी के नाम पर कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ छल किया है, धोखा दिया है। अगर कांग्रेस वाकई ओबीसी की हितैषी होती तो काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई करती। लेकिन किया क्या? रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि सच्चाई सामने आ जाएगी, पर्दा उठ जाएगा उस तुष्टीकरण की राजनीति से जो कांग्रेस दशकों से खेलती आ रही है। भूपेंद्र यादव ने साफ कहा, कांग्रेस ने अगर सच में पिछड़ों के लिए कुछ किया होता तो मंडल की राजनीति भी उसकी झोली में होती और आज ओबीसी को अपनी हकदारी के लिए सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। अब बात करें समाजवादी पार्टी की, जो खुद को जातीय जनगणना की जननी बताती है। सांसद अवधेश प्रसाद कह रहे हैं, मुलायम सिंह यादव ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था। जब सपा ये बोलती है तो सवाल सपा पर भी उठता है। अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं उन्होंने यूपी में जातीय सर्वे करवाया? सिर्फ मंचों से बोल देने से हक की लड़ाई नहीं लड़ी जाती, नीति और नियत में दम होना चाहिए। सवाल कांग्रेस से भी है, सवाल सपा से भी है। सवाल ये कि जातीय जनगणना पर किसका रुख ईमानदार और किसका सिर्फ सियासी? क्या ये वही पार्टियां नहीं जो पिछड़ों को सिर्फ एक वोट बैंक मानती हैं? क्या ये वही लोग नहीं जो हर चुनाव से पहले जाति कार्ड खेलकर समाज को बांटते हैं? अब जबकि मोदी सरकार ने 2027 में जातीय जनगणना को जनगणना के साथ जोड़कर ठोस कदम उठाया है, तो इन दलों की बेचैनी क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है कि आंकड़े सामने आए तो उनका वोट बैंक का ढांचा भरभरा जाएगा। जातीय जनगणना का सच अब जनता खुद देखेगी कि किसने साथ निभाया और किसने सिर्फ नारा दिया, कौन हक की बात करता है और कौन सिर्फ राजनीति करता है। 2027 की जनगणना अब सियासत की परीक्षा बन चुकी है। तैयार हो जाइए, ये सिर्फ गणना नहीं, ये एक ऐतिहासिक न्याय की दस्तक है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या कांग्रेस ने ओबीसी के साथ धोखा किया है, पिछड़ों से धोखा किया है? किसके लिए ये मौका है? सपा ने भूमिका निभाई, बाद में कितनी सच्चाई? मोदी का मास्टर स्ट्रोक, जाति की सियासत ब्लॉक। आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे और फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। ओबीसी समाज के साथ धोखा करने का काम, छल करने का काम हमेशा से कांग्रेस ने किया है। अगर कांग्रेस के मन में कभी सच्चाई रही होती तो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने कोई दूसरा कमीशन ही नहीं बनाया। ये तो देश में से कांग्रेस गई तब जनता पार्टी में मंडल आयोग का गठन हुआ, वरना तो कांग्रेस रही तो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट तो दबा दी गई थी। कांग्रेस सत्ता में बनी हुई थी। जनता पार्टी के जाने के बाद भी मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। ये तो देश से कांग्रेस गई तब मंडल आयोग लागू हुआ, और मंडल आयोग का भी पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड करने वाले कांग्रेस के नेता श्री राजीव गांधी जी थे। उनके तो भाषण ऑन रिकॉर्ड पे है। देखिए, ये सरकार जब कहीं फंस जाती है, जब सरकार को जनता को जवाब देना होता है, तो निश्चित तौर से सरकार ये हथकंडे अपनाती है और पूरी केवल लोगों को एक जो उनका एक ध्यान भटकाने का एक रास्ता बना के दिखाते हैं। जो करना है तत्काल करना चाहिए। और जैसे महिला आरक्षण पास हो गया, लागू क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं लागू हो रहा है? क्योंकि लोगों को ध्यान भटकाना। अब कब होगा, कैसे करेंगे, वो अलग चीज़ें हैं, पर ये जनता का ध्यान भटकाने की सारी योजना सरकार बना के रखती है। और कब कब कौन सा पिटारा खोलना है, वो पिटारा समय समय पर खोलते हैं। तत्काल धीरे धीरे क्यों होती है भाई?
धीरे धीरे आप करिए और तत्काल आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, पूरा सरकार प्रदेश से लेके देश में ज़्यादातर सरकार आपकी है, तत्काल तुरंत कराइए, धीरे धीरे नहीं। यही भटकाना लटकाना इनका काम है और ये पिटारा खोलते रहते हैं, पर तुरंत इसको करें और जनता को सुविधा दें। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपने राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सुन ली और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हमारे चारों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक करके उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। आरके शर्मा बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरके शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राकेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता सपा से हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजकुमार मौर्य प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत। और डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल की शुरुआत सबसे पहले सुनील जी मैं आपसे करूंगी, फिर प्रवक्ताओं का रुख करूंगी। अब जिस तरह से फैसला आ गया है 2026 में पहाड़ी इलाकों के और 2027 से जो जातीय जनगणना का जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन बार बार क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो विपक्ष की ओर से हम लगातार देख रहे हैं। जब इस जातीय जनगणना को लेकर जब ये ऐलान किया गया था तब भी हमने क्रेडिट लेने की होड़ देखी थी और अब भी वही चीज हम देख रहे हैं। सुनील जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सुनील जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। तो चलिए, सुनील जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हम बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। आरके शर्मा जी, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए राजनीतिक, रणनीतिक और सामाजिक न्याय की अगर हम इस संदर्भ में बात करें तो क्या ये भाजपा का एक चुनावी कदम है जैसा विपक्ष कह रहा है? फिर से वही बात है, क्रेडिट वाली बात यहां भी नजर आ रही है। अपूर्वा जी, देखिए यहाँ पर चुनाव की तो बात ही नहीं है जी। आप अगर उत्तर प्रदेश के अंदर में देखेंगे ये तो 2027 में चुनाव है। आप देखेंगे बिहार के अंदर में तो अभी चुनाव के बहुत दिन बाकी हैं। ये तो हमने 2024 में ही ऐलान कर दिया था क्योंकि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। और आपने देखा था जो कि बिहार विधानसभा के अंदर में जब जातिगत जनगणना की बात आई थी तो उस समय की सरकार को हमने सपोर्ट किया था। तो ये तो मुझे तो नहीं लगता जो कि ये चुनाव से इसको जोड़ा जाना चाहिए। दूसरी बात ये है जो कि हमारा सिद्धांत रहा है, हमारा सिद्धांत ये रहा है जो कि देश के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले और उनको सशक्त बनाने का प्रयास किया जाए उसको। आपने अभी कुछ दिन पहले ही 10-15 दिन पहले की बात है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। उस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में जो अति जो गरीब लोग थे, अत्यंत गरीब जो थे, 25 करोड़ ऐसे थे जिसको गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। वो आपने देखा कैसे किया गया है, तो 11 साल के अंदर में केंद्रीय योजनाओं द्वारा जिस तरह से, चाहे वो जनधन की बात करें, चाहे आप कौशल विकास की बात करें या उज्ज्वला योजना की बात करें या डीबीटी के माध्यम से आप देखें, अनेक ऐसी केंद्रीय योजनाओं से हमने उन अत्यंत गरीब जो व्यक्ति हैं उनको बाहर निकाला है। उसी तरह से जातिगत जनगणना की जहां तक बात है वो हमने कभी भी इसका विरोध नहीं किया। विरोध किसका किया अपूर्वा जी? तो मैं वो चीज कहना चाहता हूं, जब आप हलवा सेरेमनी में आप कहते हैं जो भाई इसमें आप जाति ढूंढने लगते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट जब होता है वहां पर जाति ढूंढने लगते हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। आप लोग सामाजिक न्याय की तो बात करते हैं लेकिन समाज को जोड़ने का काम नहीं करते, आप समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हमारी लड़ाई इसी चीज से है जो कि आप जो कहते हैं जो कि सामाजिक न्याय ऐसे नहीं आएगी, सामाजिक व्यवस्था ऐसे नहीं बनेगी। जब आप समाज में आप देखेंगे जातिगत, जब आप चेहरे देखने लगेंगे, नहीं भाई ये उस जाति से है, ये उस जाति से है, अच्छा ये यादव था इसलिए इसके ऊपर में कार्रवाई हुई, अच्छा ये ब्राह्मण था इसलिए कार्रवाई हुई। तो जब आप जातिगत चश्मे से ये सब देखने लगेंगे तो फिर सामाजिक व्यवस्था सही नहीं रहेगी। हम उसका विरोध कर रहे थे और निश्चित तौर पर ये जो अभी अधिसूचना जारी हुई है ये 2 फेज में। अभी अजय राय जी कह रहे थे आपके पास तो सारा सिस्टम है, आप इंस्टेंट क्यों नहीं कर देते? अरे भाई ये आप अपना शासनकाल देख रहे हैं क्या? जो कि आपने जो जनगणना करवाई थी आपने 2011 में, तो आपके पास तो फिर भी 3 साल थे, तो आपने क्यों नहीं उसको आपने प्रकाश में लाया? जब आप जनगणना कर चुके थे तो क्यों नहीं लाया? क्योंकि अनेक खामियां थी। उन खामियों को दूर करने के बाद जिस तरह से हमने कहा जो कि 2020 के अंदर में
ये जो जनगणना होनी थी, लेकिन चूंकि कोविड का समय था इसलिए नहीं हो पाई। तो ये आगे इस चीज को बढ़ाया गया और निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि ऐसे जनगणना होने के बाद निश्चित तौर पर जो सामाजिक न्याय की बात अब करते हैं, ये जो विपक्षी दल करते हैं, ये जो कहते हैं जो कि इंडी गठबंधन वाले सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ये सामाजिक लेकिन न्याय आरके नहीं, शर्मा जी, अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स को उठाकर देखें तो राहुल गांधी ने कई बार, एक दो बार नहीं, मुझे लग रहा है 10 से भी ज्यादा बार उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग रखी। ठीक है, राजकुमार मौर्य जी, मैं आपसे समझूंगी, क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने तो कई बार उन्होंने जातिगत जनगणना का जिक्र किया, जातिगत जनगणना की मांग की, लेकिन अब अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है। पहले तो जो जाति जनगणना सरकार कराना चाहती है उसका स्वागत कर रहे हैं हम जी, और बहुत जरूरी है ये वंचित समाज के लिए जाति जनगणना होनी ही चाहिए। रही बात राहुल गांधी जी तो जोर शोर से मुद्दा उठा रहे हैं। आज जातीय जनगणना को देश की आवाज जो है आदरणीय राहुल गांधी जी ने ही बनाया, चाहे मंच से हो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो, उन्होंने इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया है जिसका प्रभाव बीजेपी के ऊपर पड़ा। आपको बता दें, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जी हैं वो झूठ बोल रहे हैं, एक एक करके हम बता रहे हैं। पिछले साल मार्च के महीने में एक पिछड़े जातियों द्वारा एक आंदोलन किया गया था, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया था और उसमें जो रिपोर्ट आई थी प्रधानमंत्री कार्यालय से लिखित में दिया गया था कि हम जातीय जनगणना नहीं करा सकते। इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले से कह रही जातीय जनगणना कराएंगे, तो यहाँ पर इनका एक झूठ जो है बेनकाब होता है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराई थी, डेटा विश्लेषण और उसमें समय लगता है, इसके कारण ये उसको आउट नहीं कर सके और उनकी सरकार चली गई। निश्चित रूप से इस मुद्दे पर लेट लतीफी जो कांग्रेस द्वारा हुई उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। तो आगे हम लोग पिछली जो गलतियां उससे हम लोग सीखे हैं और इसलिए जातीय जनगणना मुद्दे पर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसको जो है नेशनल मुद्दा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और ये वंचित समाज, खासकर पिछड़े और पिछड़ों में अति पिछड़े जो हैं उनको सामाजिक न्याय यानी सामाजिक हक मिले, इसकी वकालत कांग्रेस पुरजोर करती है और करती रहेगी। जी चलिए ठीक है। राकेश प्रजापति जी, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप इस पे, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने भी जातिगत जनगणना की मांग की, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही। फिर सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर उन्होंने क्यों नहीं करवाया। पहले तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया और फिर इस सवाल का जवाब। देखिए अपूर्वा जी, हम भी इस चीज का स्वागत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेके आई और कुछ गलतियां अगर किसी से हुई हैं उसमें सुधार, जिस तरीके से मैंने पहले कहा था एक बार आपसे भी कि राहुल गांधी इस देश में कई सुधार इस तरीके से किया है और कर्नाटक में और तेलंगाना में उन्होंने जातीय जनगणना करा करके और पिछली बार तेजस्वी यादव ने बिहार में जातीय जनगणना करा करके पिछड़ों को और को न्याय दिलाने का कार्य किया है। लेकिन मैं जनगणना करने से कुछ नहीं होगा, ये भी पता करना होगा कि किस पर कितनी अचल संपत्ति है, चल संपत्ति है, इस देश के संसाधनों पर किस पर कितना कब्जा है, नौकरी किस पर कितने किस जाति के कितने प्रोफेसर हैं, इस देश में कितने मुख्यमंत्री किस जाति के हैं, इस देश में कितने राज्यपाल किस जाति के हैं, इस देश के जो कैबिनेट मंत्री हैं या उनके प्रमुख सचिव किस जाति के हैं, इस जुडिशियल में कितने % किस लोगों के हैं। अभी राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 1 साल पहले की बात है, उसमें लगभग 1000 लोग थे। उस 1000 में जब उन्होंने पूछा था पिछड़े कितने हैं, केवल 1000 लोगों में 3 हाथ उठे और वो भी 3 कैमरामैन थे। ये देश की स्थिति है। मीडिया पावर हाउस में कोई पिछड़ा नजर नहीं आया। इस चीज की भी जातीय जनगणना करने के साथ साथ इस चीज की भी जनगणना होगी, तब देश के सोशल रूप से वंचित समाज को, पिछड़े समाज को, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए नाम दिया है, उसको न्याय मिल पाएगा। अफसोस होता है कि 2018 तक इस देश के अंदर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर नहीं बना। आज 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 41। उस 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने पीडीए के वाइस चांसलर हैं, कितने प्रदेशों के मुख्यमंत्री पीडीए परिवार से हैं, कितने प्रदेशों के राज्यपाल पीडीए परिवार से हैं। इन सब चीजों की भी गिनती बहुत जरूरी है।
क्योंकि जब तक इनकी गिनती नहीं होगी पिछड़े, दलित, शोषित, वंचितों को, अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, बिल्कुल न्याय नहीं मिलेगा। जिस तरीके से कुछ जातियां हैं मोस्ट बैकवर्ड क्लास की, जैसे प्रजापति समाज है, बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनका आज तक एक सांसद नहीं बना। जब उनका एक सांसद नहीं बना तो उनकी आवाज संसद में कौन उठाएगा, उनके लिए कौन लड़ेगा, उनके हकों की रक्षा कौन करेगा? ये सब चीजें जाति जनगणना के साथ जब इन सब चीजों का सर्वे होगा तब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सब निकल के आएंगी और हर जाति को उसकी जाति के आधार पर, उसकी जनसंख्या के आधार पर इस देश के अंदर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। एक सर्वे और भी होना चाहिए देश के अंदर कितने मंदिरों पर कितने मंदिरों पर पीढ़ी परिवार के लोग बैठे हुए पुजारी बन करके कहीं नजर नहीं आएंगे। गिनती के एक दो कहीं अगर नजर आ जाएंगे तो कहीं, क्योंकि देखिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि हमारा संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान है, लेकिन वो तभी अच्छा है, एक मिनट, जब तभी अच्छा है जब उसको लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर जातीय जनगणना करने वाले लोग सही तरीके से जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, आंकड़े सही तरीके से नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं है ऐसी जातीय जनगणना। ठीक है, आंकड़ों देखिए, ये राकेश जी, ये पूरी लड़ाई ही आंकड़ों को लेकर है, ओबीसी वर्ग को लेकर भी है। सुनील कौशिक जी, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप इन जवाबों के पक्ष में है या आपके पास कोई अलग जानकारी है, वो भी मैं चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले तो सवाल आपसे ये भी है कि आखिर जातिगत जनगणना बहस की इतनी बड़ी वजह बन क्यों रही है? और अगर इसमें हम ओबीसी वर्ग की बात करें तो कोई आधिकारिक आंकड़ा ओबीसी वर्ग का अब तक सरकार के पास नहीं है। हेलो के शर्मा जी, देखिए वही सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगी, आखिर जातिगत जनगणना इतनी बड़ी बहस की वजह बन क्यों रही है? और ओबीसी वर्ग की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा इस जातिगत जनगणना में ओबीसी वर्ग की हम देख रहे हैं। तो कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, हम जल्दी उन चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जातिगत जनगणना इस वक्त एक बड़ी बहस का भी विषय बना हुआ है और जिस तरह से भारत सरकार ने जनगणना 2027 के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इसके अनुसार ये भी बताया गया है कि जो पहाड़ी राज्य है, खासतौर पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर समेत जो 4 पहाड़ी राज्य हैं, वहां जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी, जबकि देश के अन्य राज्यों में यह प्रक्रिया 1 मार्च 2027 से शुरू हो जाएगी। और सबसे खास बात इस जातिगत जनगणना को लेकर यह है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ये जातिगत जनगणना 2 चरण में संपन्न करवाई जा रही है और विशेष जो क्वेश्चनायर यानी जो प्रश्नावली है वो तैयार किया जा रहा है। सुनील कौशिक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? और यहां पर हम बात कर ले जानकारों की, तो देखिए, भारत की जनगणना सिर्फ संख्या भर की गिनती नहीं है, बल्कि ये समाज, आर्थिक स्थिति, शिक्षा स्तर, भाषाई विविधता और अब संभावित रूप से जो जातीय संरचना है उसे समझने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। राकेश जी, मैं आपसे समझूंगी कि आखिर समाजवादी पार्टी ने जब इस पूरे मुद्दे को उठाया, बार बार यही सवाल घूम फिर के आ जाता है कि फिर समाजवादी पार्टी ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई, और अब जब इस तरह के फैसले केंद्र सरकार की तरफ से लिए जा चुके हैं, फिर क्रेडिट वाली जो बात है वो क्यों इतनी ज्यादा अब निकल के सामने आ रही है? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 चरण में जातिगत जनगणना भारत में आजादी के बाद हो रही है। अपूर्वा जी, जनगणना कराना देश की जो सेंट्रल में बैठी पार्टी है उसकी जिम्मेदारी होती है जी। और मैं पहले कह चुका हूं ना कि कहीं ना कहीं गलतियां कुछ कांग्रेस से हुई हैं। आज ये बात स्वीकार करने में मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता को भी हिचक नहीं होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं और उनको आज बहुत अच्छी तरीके से सुधार राहुल गांधी जी ने किया है। और इस देश के बड़े नेताओं में, चाहे इंडिया गठबंधन का प्रत्येक घटक दल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, जहां जहां हम लोग सत्ता में हैं
वहां पर जातीय जनगणना कराने का कार्य किया है। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के इस मांग को भाजपा के, मैं तो कहूंगा, गले की हड्डी बन गया था, और ऐसे समय पर लेके आए। आप सोचिए, जिस समय पूरा देश पहलगाम के उसमें दर्द में डूबा हुआ था, दुख में डूबा हुआ था, पीड़ा में था, कष्ट में था, लोग रो रहे थे, लोग चाह रहे थे पाकिस्तान बर्बाद हो, लोग चाह रहे थे पाकिस्तान के दो टुकड़े हो, लोग चाह रहे थे पीओके हमारे पास में आए। उस दिन क्या लेके आते हैं? जातीय जनगणना लेकर आते हैं। अरे पहले, अभी जैसे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम तो जातीय जनगणना कराना चाहते थे, कई बार इनके सदन में बैठ करके कई बार प्रश्न पूछा है, हर बार प्रश्न का उत्तर ये मिला था कि जातीय जनगणना नहीं होगी, जातीय जनगणना नहीं होगी, जातीय जनगणना नहीं होगी, और लेकर चले आए जातीय जनगणना। ठीक है, हम फिर भी देखिए, हम बड़ा दिल कर रहे हैं और हम कह रहे हैं हम स्वागत करते हैं आपके इस निर्णय का, लेकिन आपकी मनोदशा ठीक नहीं है, आपकी क्रियाशैली ठीक नहीं है, आप अच्छी नीयत से कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर अच्छी नीयत से कार्य कर रहे होते तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए समाज की किस तरीके से घटना हो रही है। आज ही बदायूं जनपद की बात है, बदायूं जनपद में कुर्मी समाज के हमारे एक व्यक्ति को पटेल है, उस व्यक्ति को मारा गया है, दिन दहाड़े मारा गया है, और 18-19 साल का युवक है। मारने वाले लोग कौन है? मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय बंधु है। क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर? चलना चाहिए। अपूर्वा जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल, ठीक है नहीं चलता ना, ठीक है ठीक है। लेकिन अभी एक सवाल मेरा यहाँ सुनील जी से है, बहुत देर से उनकी आवाज भी नहीं हम तक आ पा रही थी और उनकी मुस्कुराहट बता रही कि बहुत कुछ उनके पास है बताने के लिए, बहुत जानकारी है। सुनील जी, सबसे पहले तो आप अपनी मुस्कुराहट के पीछे का ये वजह बताइए, और दूसरा जो मेरा सवाल आपसे है कि आखिर जातिगत जनगणना इतने बड़े बहस की वजह बन क्यों रहा है? क्या जातिगत जनगणना बीजेपी के लिए वाकई एक ओबीसी कार्ड है, जैसा लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है? सर माइक अनम्यूट कर लीजिए। सर आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन हम बहुत उत्साहित हैं आपका जवाब जानने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। आरके शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ओबीसी कार्ड हो गया है क्या बीजेपी के लिए ये जातिगत जनगणना? बार बार ये आरोप लग रहा है। अपूर्वा जी, थोड़ा सा नाम को करेक्शन के लिए आरके शर्मा नहीं, आरके मिश्रा। जी माफी चाहेंगे आरके मिश्रा। जी आरके मिश्रा। तो मैं ये कहना चाहता हूं अपूर्वा जी, क्योंकि मैंने क्या बताया, क्योंकि आप जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो किस तरीके से आप उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं, लाभ पहुंचाना क्या होता है, ये हमारे शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी वही रट लगाए हुए हैं जो कि नहीं, मंदिर में कितने पुजारी हैं। भाई आप, ऐसा तो नहीं हो रहा है जो कि केवल ब्राह्मण और यादव समझ करके ही वहां पर आरोपियों को तय किया जा रहा है या उसके ऊपर में कार्रवाई की जा रही है। अभी भी ये इसी में फंसे हुए हैं। अरे भाई, जातिगत जनगणना से समाज में वो व्यक्ति जो बहुत पिछड़ा हुआ है, जिनकी आमदनी, जिनकी आपको जो एक स्तर होता है, वो स्तर को उठाने का प्रयास है। केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिले उसको, ये उसका प्रयास होता है। जाति का मतलब ये नहीं होता। अरे भाई, जाति का मतलब ये नहीं होता। अरे भाई, जाति का मतलब ये नहीं होता जो कि मंदिर में कितने पुजारी हैं। अरे भाई सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, जाति का मतलब ये थोड़ी होता है जो कि मंदिर में कितने पुजारी हैं। अब ये सरकार तय करेगी क्या? आपको मंदिर से बड़ी मिट्टी लग गई ना। आरोप किसके ऊपर में लगा हुआ है? जाति ऐसे नहीं देखी जाती है। जातिगत जनगणना के लिए केंद्रीय योजनाओं या प्रदेश की जो योजना है उसको किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए, उनको स्तर को कैसे बेहतर किया जाए। आप अभी भी वहीं पर ढूंढे हुए हैं, अभी भी आप हलवा सेरेमनी में घुसे हुए हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में घुसे हुए हैं। अभी क्या, उससे बाहर निकलिए भाई साहब। ये जातिगत जनगणना ये चीज नहीं है क्योंकि हलवा सेरेमनी में आप देखेंगे जाके कौन से यादव है, कौन से ब्राह्मण है, या कहीं आप ब्यूटी कंटेस्ट में ये नहीं देखेंगे आप जाकर के क्योंकि कौन यादव है। कोई फायदा नहीं होगा जाति जनगणना। तो आप लोग तो जाति का बढ़ावा दे ही रहे हैं। आप लोग तो जाति का बढ़ावा दे ही रहे हैं।
जाति में विभेद आप लोग का प्रयास कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, समाज की न्याय की बात करते हैं, समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। हम इसी के विरोधी हैं। समाज में अगर आप जातिगत जनगणना चाहते हैं, योजनाओं का लाभ कैसे बेहतर हो, स्तर कैसे ऊंचा किया जाए, ये सारी बातें होती है। ये नहीं होती है क्योंकि आप देखेंगे जो कि हर जगह आप हलवा सेरेमनी या ब्यूटी कंटेस्ट ढूंढने लगेंगे। ये चीज नहीं होता जातिगत जनगणना। इसलिए मैं कह रहा हूं जो कि इससे ऊपर उठने का प्रयास करिए, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो। मैं तो कह रहा हूं जो कि कांग्रेस तो इसका घोर विरोधी था। नेहरू जी के कैबिनेट में यही फैसला किया गया था जो कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी जो कह रहे हैं, अपने आप को क्रेडिट लेने का जो होड़ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि नहीं कांग्रेस ने उठाया इस चीज को, समाजवादी पार्टी कह रही है हमने उठाया इस चीज को। अरे भाई किसी ने इस चीज को नहीं उठाया। हमने 2024 में बिल्कुल बोल दिया था, कह दिया था, माननीय गृह मंत्री जी ने कह दिया था जो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और समय आने पर करवाएंगे। ये नहीं है जो कि आपने कहा और हम दबाव में आकर के ऐसा निर्णय लेगी। आप बिल्कुल अब इस चीज को समझिए, जातिगत जनगणना से उन व्यक्ति को जो बहुत ही अत्यंत गरीब हैं उनको योजनाओं का लाभ मिले, उनका स्तर बेहतर हो, समाज में उनकी स्थिति बेहतर हो, इसके लिए जातिगत जनगणना है। ये जातिगत जनगणना का भ्रम फैलाने का प्रयास मत करिए। जी अपूर्वा जी। चलिए ठीक है, राकेश प्रजापति जी कुछ कहना चाह रहे थे आप। यूपी में तो बहुत संवेदनशील हो जाएगा इस तरह से जातिगत जनगणना करना। बिल्कुल बिल्कुल अपूर्वा जी, जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। मैं दो प्रश्न करना चाहता हूँ। 11 महीने के लिए इस प्रदेश में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए ओबीसी को 3 भागों में बांटा था और कई बार उन्होंने बड़े मंचों से कहा था जब केंद्र सरकार में आ जाएगी तब हम इसका वर्गीकरण फिर से करेंगे। फिर इन्होंने ही रोहड़ी कमीशन बनाया। आज रोहड़ी कमीशन की रिपोर्ट को जमा किए हुए 2 साल हो गए। क्यों न्याय नहीं दे रहे हो आप पिछड़ों को? क्यों नहीं दे रहे हो मोस्ट बैकवर्ड को खिलाफ को न्याय? कहाँ है रोहड़ी कमीशन की रिपोर्ट? क्यों नहीं आ रही है? ठीक है राकेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, बीच में आपको रोक रही हूँ। राकेश जी मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास। सुनील कौशिक जी से भी सवाल है यहाँ पर मेरा, बहुत देर बाद आखिर उनकी आवाज पहुंच पा रही है। सुनील कौशिक जी, अब देखिए बहुत देर हो गया था सर, आपसे सवाल भी पूछा मैंने, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगी कि इस मुस्कुराहट के पीछे का जो राज है, क्या जवाब है? और उसके बाद देखिए अब पुराने रुख और बयानों की भी चर्चा हो रही है, कांग्रेस के भी पुराने बयानों की चर्चा हो रही है, समाजवादी पार्टी के भी बयानों की चर्चा हो रही है। कांग्रेस तो एक वक्त में इसकी पूरी विरोधी रही है। और अगर हम बात करें यूपीए सरकार की, तो जब मनमोहन सिंह ने ओबीसी जातीय आंकड़े इकट्ठे किए थे तो वो उसको भी सार्वजनिक नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हर मंच से उसके बाद राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग करते रहे। नहीं, इसीलिए मेरी मुस्कुराहट थी अपूर्वा जी, जो डॉक्टर राकेश प्रजापति कह रहे थे। मैं इसलिए हंस रहा था, मुझे लगता है कि पुरानी राजनीति के पहलू उन्होंने ठीक से पढ़े नहीं। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि इस देश के पॉलिटिकल लीडरों ने ओबीसी वर्ग को ठगने का प्रयास किया। क्या भीमराव अम्बेडकर जी ये कह गए थे कि एक ही घर के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या भीमराव अम्बेडकर जी लागू कौन करेगा भैया? सुनील जी, लागू कौन करेगा? नहीं, लागू कौन करेगा? राकेश जी बीच में नहीं राकेश जी जवाब पूरा सुन लीजिए ना राकेश जी, जवाब पूरा सुन लीजिए। आपने बोला किसी ने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया, एक बार आप जवाब सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के गुंडे तरीके से नहीं राकेश जी बीच में नहीं सर, एक बार जवाब सुन लीजिए। जवाब सुन लीजिए। देखिए बहुत गंभीर विषय है, तो मुझे लगता है कि चर्चा भी बेहद गंभीर होनी चाहिए कि हम कंक्लूजन पर पहुंचे, अब इस तरह से नहीं। नहीं, मेरे सामने ठीक है मैं आपके बारे में बोला तो आप बेवकूफ होने की बातें बता रहे थे अपनी डिबेट में, कोई तथ्य नहीं, कोई बोला उसमें। मुलायम सिंह यादव ने एक जनता के आंकड़े कहा क्या? धरना मुलायम सिंह यादव ने दिया क्या? मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह ने क्या किया? अखिलेश यादव ने ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया? लालू प्रसाद यादव ने ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया? ये बेवकूफ होने की बातें देश की जनता के सामने रखिएगा। मेरे सामने रुक जाइए सर, रुक जाइए। इस तरह से मत होने दीजिए सर, इस तरह से मत करिए। मंडल कमीशन लेके आए, मंडल कमीशन मेरे सामने मत कीजिएगा।
जवाब तो पूरा सुन लीजिए सर। अब इतना इम्पेशंस हो जाएंगे, इतना इम्पेशंस हो के अब आप जवाब देंगे, रुक जाइए, एक बार जवाब सुन लीजिए, सुनील कौशिक जी की बात सुन लीजिए। क्या पता आपकी भी जानकारी दुरुस्त हो जाए, क्या पता आपकी जानकारी भी दुरुस्त हो जाए। रुक जाइए सर, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। ठीक है राकेश जी, आपका वक्त था, आपने बोला, आपसे सवाल जब मैंने पूछा आपको मैंने पूरा वक्त दिया। अब रुक जाइए, अब एक बार उनकी बात भी सुन लीजिए, सुनील जी की भी बात सुन लीजिए। ठीक है राकेश जी, देखिए इस तरह से तो मैं चर्चा नहीं होने दूंगी सर। राकेश जी गुंडे बोलेंगे तो क्या? राकेश जी मैं चुप करा रही हूँ ना, मैं एक मिनट रुक जाइए। अब आप अपनी बारी में बोलिएगा ना सर, आप अपनी बारी में बोलिएगा। अब आप इस तरह से चर्चा करेंगे सर, आप वक्त खराब कर रहे हैं, वक्त खराब कर रहे हैं सर, प्लीज रुक जाइए। बहुत गंभीर विषय है, गंभीर चर्चा हो रही है, कंक्लूजन तक तो पहुंचे, बात तो सुनने दीजिए मुझे। जी सुनील जी। इस गुंडे को बोलिएगा कि मेरे बारे में अपने ठीक है सुनील जी, सुनील जी इस गुंडे को बोलिएगा मेरे बारे में कुत्ते मारूंगा तुझमें, समझ गए? अरे राकेश जी, अब देखिए, अब ये चीजें मैं बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं मैं बर्दाश्त करूंगी। ये अब आप इस तरह से बोलेंगे यहाँ पर, अब आप ये चीजें बोलेंगे, नहीं राकेश जी, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगी ये चीजें। आपको मैंने मौका दिया, आपको मैंने आपकी बारी में बोलने का मौका दिया, किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया। अब सुनील जी की आवाज नहीं आ रही थी, आधे घंटे बाद जब वो बोलना शुरू कर रहे हैं तब आप बीच में उनको इंटरप्ट कर रहे हो और अब आप इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा सर। देखो मेरा अनुरोध है आपके मेरी चर्चा में सर ये चीजें बिल्कुल मत करिएगा राकेश जी, ये कहीं और चलता होगा। जो पार्टी के प्रति जिम्मेदार हूँ, डॉक्टर राकेश जी से मैं बार बार राकेश जी शब्द उपयोग कर रहा हूँ और उनकी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बारे में, अपने राष्ट्रीय नेताओं के बारे में पूछिएगा। जितना समाजवादी पार्टी के बारे में आप नहीं जानते हो कि मैं जानता हूं। मैं आपके मैनपुरी में, इटावा में पत्रकारिता मैंने की है। अखिलेश जी को जब संपर्क हो तो मेरा नाम लेके पूछिएगा डॉक्टर राकेश जी कि मैं क्या हूं। ये सब चर्चा मेरे सामने नहीं। जितना मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहता हूं उतना भाजपा के बारे में भी कहता हूं। मेरी डिबेट निकाल के देखिएगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है ना। सुन लीजिए ना मेरी बात। मैंने आपका पहली बार आप बोल रहे थे, अरे अब सुन नहीं रहे आप, जितना आप बोल रहे थे, अरे मैं जितना आप बोल रहे थे मैं मुस्कुरा रहा था ना। मुस्कुरा के आप जवाब दीजिएगा जब आपका नंबर आएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे बोलने के बाद आप नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना। अपनी बात आप रखिएगा ना, यही लोकतंत्र है ना कि बीच में आप कूद पड़ेंगे। जैसे समाजवादी पार्टी में गुंडई होती है। चलिए ठीक है राकेश जी, अब चर्चा को सर आगे बढ़ाते हैं ना राकेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इस विषय को यहीं पर खत्म करिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनील जी। मैं अपूर्वा जी ये कह रहा था कि जो रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है, जो पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं, उस पर चर्चा कौन करेगा? उसके लिए कौन जिम्मेदार नेता होंगे? कौन सरकारें उसके लिए जिम्मेदार होंगी? या जातीय जनगणना होने के बाद जो आंकड़े देश के सामने आएंगे, उसके पास जो ब्लूप्रिंट बनेगा, क्या सारे राजनीतिक दलों के नेता जो अब तक मैक्रो लेवल पर समीक्षा रोहिणी आयोग ने की है, क्या उस पर स्वस्थ चर्चा करेंगे? क्या संसद में रोहिणी आयोग पर चर्चा होगी? और चर्चा होगी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? 5% जातियां 95% जातियों का आरक्षण खा गई। राजनीतिक, सामाजिक और सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो आज तक उनको नहीं मिला। 2700 से ऊपर जातियां ये हैं कि जिन्होंने आज तक लाभ ही नहीं लिया। कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? कोई सरकार तो जिम्मेदार होगी। मुलायम सिंह यादव जैसे प्रोधा, लालू प्रसाद यादव जैसे प्रोधा निकल के जब आए और जब उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए बात की, क्या हुआ उस ओबीसी वर्ग के लिए? ये रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आपको बताएगी। और मैं यही कह रहा हूं कि जो भी जाति जनगणना के बाद आंकड़ा आए, रोहिणी आयोग की तरह SC/ST आयोग के लिए भी एक आयोग बने और निश्चित तौर से इस बात की समीक्षा करे कि जो कुछ भी संविधान में उन जातियों के लिए व्यवस्था की गई थी, क्या उन जातियों को बराबर पे लाने के लिए किनकी निर्णायक भूमिका रही होगी? कौन जिम्मेदार रहे होंगे? वो अब तक 75 साल बाद हम चर्चा कर रहे हैं। 75 साल बाद भी आप देखिए तो कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको आज तक लाभ नहीं मिला। और जब कांग्रेस की सरकार हुई, आप देखेंगे जिला पंचायत या ग्राम प्रधानी के चुनावों को लेकर के आप देखिए, या आरक्षण व्यवस्था को लेकर के आप देखिए, क्या ग्राम प्रधान वास्तव में ग्राम प्रधानी चला पाता है क्या? या जो महिलाएं प्रतिनिधि चुन के जाती हैं, तमाम देखे होंगे, मीडिया में रिपोर्ट्स देखे होंगे और ब्यूरोक्रेसी को ये भी कहते सुना होगा, क्या वास्तव में वो काम कर पाती हैं जो संवैधानिक व्यवस्था में दिया गया? या तो उनके पति चला रहे होंगे, या गाँव में जो भी जाति विशेष के आरक्षण के आधार पर ग्राम प्रधान हो गया होगा, वो दबंग लोग वहां की ग्राम प्रधानी चला रहे होंगे। तो ये केवल सरकार का काम नहीं है,
ये एक ऐसे आंदोलन खड़े करने की आवश्यकता है ईमानदारी से, ना भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा बसपा, कोई भी राजनीति, ईमानदारी से उसको आगे लाएंगे तो जाति जनगणना के खेल में मत उलझाइए उनको। जातीय जनगणना तो पहले हुई, जाति आंकड़े सब थे, लेकिन उसके आधार पर जो भी उनकी भागीदारी रही, उन भागीदारी के हिसाब से कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग उन पर राज करते आए। तो इसका ये कैसे मिथक टूटेगा? इस मिथक को तोड़ने के लिए तो सब लोगों को काम करना पड़ेगा ना। केवल भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, या केवल समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, या केवल कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। ये सारे राजनीतिक दलों को मुझे लगता है एक स्वस्थ चर्चा करनी पड़ेगी, बिना राजनीतिक लाभ और नुकसान के। केवल आप आरोप करते रहेंगे, भाजपा आरोप करती रहेगी कि साहब 75 साल में कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने जो किया वो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में आ गया। अब आगे आप क्या करेंगे? जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में आया है वो आगे जाके 20 साल बाद कोई आयोग बने तो उस रिपोर्ट में ये तथ्य ना आए देश के सामने कि निश्चित तौर से उनको ओबीसी कार्ड खेल करके उनको ठगने का किया। तो ये सब लोगों को काम करने की आवश्यकता, एक राजनीतिक दल कभी नहीं कर सकता। और केवल विरोध के लिए विरोध नहीं, मुलायम सिंह यादव जी से जितना मैं मिला, जितना मेरे व्यक्तिगत परिचय थी, जितना मेरा वो सम्मान करते थे या मैं उनका सम्मान करता था, आप देखिए ना 2004 से लेकर 14 तक उनके समर्थन से सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही। मुलायम सिंह यादव ने कई बार कहा, मुझसे भी कहा, मंच पे भी कहा कि कांग्रेस सीबीआई से हमें डराती है। एक बात कहा उन्होंने। दूसरी बात, जो भी कांग्रेस की 2004 की सरकार आप देखिए, 9 की सरकार देखिए, इन्हीं के आधार पर सरकार बनी हुई थी। यदि समर्थन वापस ले लेते सरकार नहीं चल पाती। तो क्या इन्होंने जितनी दमदारी से अभी बातें रख रहे हैं, उतनी दमदारी से कांग्रेस के सामने बात रखी तो 2011 की जाति जनगणना के आंकड़े इस देश के सामने आ गए होते 2014 से पहले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले, और एक नया ब्लूप्रिंट देश के सामने खड़ा हो गया होता, बन गया होता, चर्चा हो रही होती उस पर। लेकिन अब केवल आप कोसने का काम करेंगे कि उन्होंने नहीं किया, अब हम जग गए हैं, तब हम सो रहे थे, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है। या भारतीय जनता पार्टी की आप देखिए 2014 में जब सरकार आई और आपके पास आंकड़े हैं जो मनमोहन जी की सरकार के, आपने जारी की, वही चीजें हैं, आपने जारी नहीं किए जी। नहीं अपूर्वा जी, आपने जारी नहीं, भाजपा भी दोषी है, भाजपा ने क्यों जारी नहीं किए भैया जाती जो आंकड़े आपके पास रखे थे। और दूसरी बिल्कुल, क्योंकि जब सवाल कांग्रेस से हम पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं, तो सवाल हमारा बीजेपी से भी है। राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि अब राजकुमार जी अब आपसे भी सवाल भी है मेरा, क्योंकि देखिए जब कांग्रेस सत्ता में थी तो जातिगत जनगणना से जुड़े जो आंकड़े थे वो छुपाए गए, लेकिन अब जब कांग्रेस विपक्ष में आ गई है तब वो इसे ही न्याय का हथियार बता रही है। जी बिल्कुल, जातीय जनगणना न्याय का हथियार होगी। तो फिर आंकड़े क्यों छुपाए गए? कांग्रेस की जो सोच थी जातीय जनगणना को कराने की, तो उसके पीछे यही मंशा थी कि जातीय जनगणना होगी, जो वंचित समाज है, यानी जो जातियां या जो वर्ग जिनको ये अधिकार नहीं मिले हैं, जो वंचित रह गए, उनको हक दिलाने का। आंकड़ों का विश्लेषण हुआ, उसमें समय लगा, कहीं कहीं हमने भी कहा कि कहीं कहीं देरी हुई, जिसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। अगर ये आंकड़े जारी हो गए होते कांग्रेस की सत्ता ना जाती और कांग्रेस की सत्ता गंवानी पड़ी। तो यही ये चीज जो है आगे भाजपा की जिम्मेदारी थी। अगर देश हित में जो आज जो सोच रहे हैं कि जातीय जनगणना कराने की, वो आज भी जारी करते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे की दूरी हम लोग तय कर लेंगे। हम बात करना चाहते थे, अभी राजनीतिक विश्लेषक जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो ग्राम प्रधानों की दबंगई है, प्रधान चाहे तो है, लेकिन जो दबंग होते हैं वही चलाते हैं। एक सत्य है, हम अपने आसपास गांव में देखते हैं इस चीज को बराबर। जातीय जनगणना ही इसका हल है। जब जातीय जनगणना होगा, संसाधनों का बंटवारा होगा, जमीन से लेकर जो एसेट्स हैं उसमें हिस्सेदारी जब दी जाएगी, अपने आप दबंगई खत्म हो जाएगी। जो थानों में पुलिस व्यवस्था, हर जगह जो है, हर समाज के लोग रहेंगे, अपने आप दबंगई खत्म हो जाएगी, कोई दबंग नहीं रहेगा। दबंग कोई बनता है कहीं कहीं इसको शासन प्रशासन का हाथ होता है। जब शासन प्रशासन में वंचित समाज के लोग पहुंचेंगे, दबंगई, कोई दबंग नहीं रहेगा, समाज में समानता आएगी। और इसका हल केवल जातीय जनगणना में है और उसके आंकड़ों में है। जी ठीक है। आर के मिश्रा जी, अब क्या भाजपा ने जातिगत जनगणना के इस मामले पर अपना यू टर्न ले लिया है? क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि एक वक्त था जब बीजेपी जातिगत जनगणना के विरोध में थी। बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो फिर बंटवारे वाली स्थिति हो जाएगी, जाति विहीन समाज की बात कर रहा है। तो ये इस तरह के जो तमाम जो बयानबाजी है ये बीजेपी की तरफ से भी आ रही थी। लेकिन अब जब ये फैसला ले लिया गया है तो क्या इसे हम यू टर्न माने, या ये वाकई जातिगत जनगणना के पीछे एक इंटेंशन है, एक विचारधारा छुपी हुई है?
नहीं नहीं अपूर्वा जी, बिल्कुल मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगा, ये कोई यू टर्न नहीं है, ये कोई यू टर्न नहीं है। और हमें किसी ने, मैं अभी कोई और चैनल पर था, मैं वहां पर डिबेट में हमसे यही पूछा गया जो कि अभी 2025 में बिहार के अंदर में चुनाव है, 2027 के अंदर में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो आपने जो है सो ये जातिगत आंकड़े आपने जो है सो बोला जो कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी, बिल्कुल नहीं है। टाइमिंग पर भी बिल्कुल सवाल उठ रहे हैं मिश्रा जी। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको, मैं उस चीज का, हम लोग उस चीज का विरोधी थे जहां पर मैंने आपको क्या कहा, राहुल गांधी जी ने जब देखा, जो कि जब बजट की बात आई थी, तो बजट में देखा हलवा सेरेमनी में आप जाति ढूंढने लगे, आप जो हलवा सेरेमनी में इसमें कौन सी जातियां हैं, आप उसका रिप्रेजेंटेशन ढूंढने लगे। आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अंदर में मैं 2 पॉइंट मात्र समझाया हूं, और वो भी जो विपक्ष के नेता हैं, जो जिम्मेदारी का, जो संवैधानिक एक पद है संसद के अंदर में, और उन्होंने इस चीज को उठाया। तो मुझे लगता है जो कि देश को समझना चाहिए, अभी बार बार 2011 के आंकड़े का जिक्र हो रहा है, आप गूगल कर लीजिए, या मैं कहता हूं जो कि आप हर जगह ढूंढ लीजिए, 2011 के जो आंकड़े हैं वो अस्पष्ट और अधूरे हैं, इसीलिए सरकार ने उस चीज को बिल्कुल प्रकाशित नहीं किया। अब ये कह रहे हैं 2011 का अगर वो डाटा आ जाता, उसके ऊपर में चर्चाएं हो जाती। मैं सुनील जी का बहुत सम्मान करता हूं, और निश्चित तौर पर उन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, 2011 के जो आंकड़े थे वो अस्पष्ट और अधूरे थे, इसलिए उस चीज को, उसमें बहुत सारी कमियां थी जिसकी वजह से उस डाटा को प्रकाशित नहीं किया गया। अब जो 2026 और 27 की बात हो रही है, इसमें हर एक चीज को जहां पे भी कहीं पे भी अगर त्रुटि रहा होगा, वो सामाजिक स्तर पर उसको कैसे बेहतर किया जाए, उसको सामाजिक न्याय की बात करने वाले अलग हैं यहाँ पर इंडी गठबंधन के लोग, लेकिन समाज को तोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास वो बिल्कुल सफल नहीं होंगे। हमारा काम है, अगर सबका साथ सबका विकास, निश्चित तौर पर अगर 25 करोड़ ऐसे अत्यंत गरीबी रेखा से जो ऊपर आए हैं, ये हमारी भारत सरकार की रिपोर्ट नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, तो वो जो असमानता है उसको समान किया जाएगा। निश्चित तौर पर योजनाओं का जो लाभ है वो बिल्कुल सही व्यक्ति को जाएगा, ये हम आशा करते हैं। जी चलिए, ठीक है सुनील जी, अब देखिए समाजवादी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों की अगर हम बात करें तो एक नैरेटिव उन्होंने सेट किया है कि राष्ट्रीय पार्टियां अब उन चीजों को फॉलो कर रही हैं। उन्होंने जातिगत जनगणना का एक नैरेटिव सेट किया और अब उन चीजों को फॉलो किया जा रहा है। क्या ये नैरेटिव है जो क्षेत्रीय दलों की तरफ से सेट किया गया है? लोकतंत्र में सारे लोगों को अपना कहने का अधिकार है, और विपक्ष में बैठकर ये नहीं कि जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है, ये भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार दाएं और बाएं जा रही है तो उसको विपक्ष में बैठ करके कम से कम संवैधानिक व्यवस्थाओं में रहते हुए सरकार को आईना दिखाने का काम विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल करें। और जो भी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं या जो आजकल डिबेट में चल रही है, मुझे लगता है चुनाव होगा, राजनीतिक मंचों से सारे नेता अपनी बातें रखेंगे, और रखने के बाद जनता वोट करेगी, और वोट करने के बाद निर्णय आएगा, वही स्वीकार है। यही लोकतंत्र है। केवल बार बार चीजें कहने से नहीं, जो बातें आप पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं, क्या वास्तव में जनता उस पर भरोसा विश्वास कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका जवाब तो केवल वोट के माध्यम से दिया जा सकता है। लड़ाई झगड़े से तो नहीं होगा। यहाँ जनता तो है नहीं सड़कों पे कि आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। जनता समर्थक सुनेंगे, और समर्थक और जो भी लोग रैलियों के माध्यम से जो बड़े नेता अपनी बात रखते हैं, उसके बाद चुनाव होता है। और ये दिख भी रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, दोबारा रिपीट हुई है, तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी पर जनता ने भरोसा नहीं किया जी। या तो नरेंद्र मोदी की सरकार रिपीट हो रही है तो जनता विपक्ष पर भरोसा नहीं कर रहा है। अब 2029 में वहां का चुनाव होगा, 2027 में यहाँ का चुनाव होगा। हम लोग अपनी चर्चाएं चैनलों पे या पब्लिक डोमेन में करते हैं, कितना कौन सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है कि हमारे देश की जनता बहुत तक तरीके से उनको लेती है और समझती भी है, और लेके समझने के बाद वो वोट करती है। तो ये कहने की बात नहीं है, केवल चैनल पे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सुनील जी देखिए, जातिगत जनगणना की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ आंकड़ों की कवायद नहीं है, ये सामाजिक न्याय है, राजनीतिक रणनीति है, और इसके आधार पर ही आगे जो विकास के फैसले लिए जाते हैं वो देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। मैं चर्चा को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगी। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए, बेहद ही संवेदनशील ये मुद्दा था, बेहद गंभीर ये मुद्दा था। जब हम बात जातिगत जनगणना की करते हैं तो कई बार क्रेडिट लेने की भी होड़ उठ रही है, कांग्रेस की तरफ से भी, समाजवादी पार्टी की तरफ
से भी, और इसे कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का एक यू टर्न है। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस एक वक्त में जातिगत जनगणना के विरोध में थी, आंकड़े भी जातिगत जनगणना के छुपाए गए जो पूरी तरह से अस्पष्ट थे, इसीलिए उन्हें प्रकाशित भी नहीं किया गया। अब 2026 से और 2027 से जो 2 चरण में जातिगत जनगणना होगी, अब इसका फायदा जनता को कितना मिलने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।